आज एक बला को लेके आया हूँ आप सभी के सामने। राजनीति। राजनीति क्या है? कभी सोचे हो का? राजनीति हम्म, चुनाव लड़ना? नहीं नहीं। यार कहीं लूटबाजी मचानी हो तो वहाँ पर किसी की सिफारिश लगाना या किसी को पूछ के कि भाई सेटिंग करवाना, ये राजनीति है। चुनाव लड़ना ये राजनीति है। अब समझिए तो समझे, क्या समझे राजनीति क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। चलो, मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र, जानते हैं राजनीति क्या है। इसे थोड़ा सरल शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे इसका बैकग्राउंड। साधारणतः हम देखते हैं, मतलब मैं इसकी परिभाषा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे आपके साथ। शुरुआत की हम जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके भाई बहन से, बंधु से, माता पिता की एक संतान है, दो पुत्र हैं, पुत्र या पुत्री, वो आपस में किसी वस्तु के लिए लड़ रहे हैं। फिर पिताजी आते हैं। पिता क्या है या माता क्या है? माता जी क्या है? सत्ता, सत्ता का प्रतीक। यदि माता पिता घर में ना हो तो घर में क्या आ जाती है? अराजकता। बच्चे आपस में लड़ते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा। तो उस अराजकता को ख़त्म करने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। उन विवादों को हल करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। जैसे कि मैकियावेली कहता है कि शक्ति का नाम ही राजनीति है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एंड्रू हेवुड जब पॉलिटिक्स में अपने पहले चैप्टर में लिखता है, वो यही कहता है कि राजनीति का काम ही विवादों को सुलटाना है या उनको उनको सॉल्व करना है। जहाँ पर विवाद होते हैं वहाँ से ही राजनीति की शुरुआत होती है। तो राजनीति को वर्तमान समय में दो संदर्भ में देखा जाता है, एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में। नेगेटिव में कि कोई बुरा काम हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वहाँ पॉलिटिक्स हो गई। कोई अच्छा काम हो गया तो वहाँ पॉलिटिक्स हो गई, या पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जिंदा है। हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं और उसकी जो जड़ है या उसके जो मूल जो है, घर है, वो कहीं ना कहीं प्राचीन यूनान है या यूनान से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहीं पर पहली बार इसे व्यवस्थित रूप से इस विषय पर चर्चा हुई या इस विषय को धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। भारतीय कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग सा है, भारतीय संदर्भ अलग है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पाश्चात्य दर्शन की ओर जाएंगे, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन का जो आरंभ है वो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से हुआ था। और 6ठी शताब्दी के जो दार्शनिक थे, जिन्हें हम पूर्व सोक्रेटिस कहते हैं, क्योंकि वो सुकरात के पहले के काल के हैं, तो उनके जो विचार हैं वो प्रकृतिवादी थे। उन्होंने अपनी दार्शनिक जिज्ञासा इस प्रश्न पर केंद्रित की थी कि ब्रह्मांड किस पदार्थ से निर्मित होता है। वो इसी बात पर चर्चा करते थे, ब्रह्मांड किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो इसमें से जो प्रथम दार्शनिक थे, जो थेल्स थे, वो थेल्स कहता है या कहते हैं कि जिन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये जो पृथ्वी है ये जल से बनी है, वाटर से बनी है। उनका आशय था कि जल वो सर्वाधिक मौलिक पदार्थ है जिसमें अन्य तत्वों की संरचना होती है। थेल्स के बाद आने वाले दार्शनिकों ने तर्क दिया कि नहीं, पृथ्वी अग्नि, वायु अथवा इन मूलभूत तत्वों से बनी है, इनका संयोजन है। लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते डेमोक्रेट्स नामक एक विचारक ने अंततः इस पहेली का समाधान प्रस्तुत करते हुए उनका दावा था कि समस्त वस्तुएं परमाणु से बनी है, यानी कि छोटे छोटे रोम हैं या छिद्र हैं या जो टुकड़े हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, उनके संयोजन से, उनके मिलने से ये धरती का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। किंतु समय के साथ अनेक विचारक हुए, उन्होंने स्पष्ट होने लगा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि यदि वास्तव में सब कुछ जल से ही बना है तो जल किस अन्य वस्तु में कैसे रूपांतरित हो जाता है? पत्थर, लकड़ी या दूसरी धातु, ये कैसे हुआ?
तो ये बात भी मतलब ठीक ढंग से तार्किक नहीं लगी कि जल से ब्रह्मांड बना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि ब्रह्मांड बना कैसे। तो ब्रह्मांड को बनने के लिए क्या आवश्यक है, परम स्वरूप क्या है, इसके अस्तित्व पर चर्चाएं होने लगी। ये अस्थाई है या अस्थाई है, वास्तविक है या अवास्तविक है। तो इस विषय पर आगे बहुत सारे विचारक आते गए और उन्होंने चर्चा की, भौतिक चीज़ों की चर्चा ही करते रहे, जिसमें कि प्रोटागोरस आए, पाइथागोरस आए, जिन्होंने कहा कि गणितीय विधि से या गणितीय मेथड की वजह से या तार्किक विधियों की वजह से ये ब्रह्मांड बना है या भौतिकता की वजह से ब्रह्मांड है। लेकिन धीरे धीरे हम जब सोफिस्टों की बात करते हैं, ये जो सोफिस्ट हैं ये यथार्थवादी हैं, ये वर्तमान के बारे में सोचते हैं, ये यथार्थ बात करते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और ये सापेक्ष सत्य की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे इन्होंने पहले कहा कि पृथ्वी पानी से बनी हुई है, फिर कहा नहीं अग्नि जल तत्व से बनी हुई है, फिर कहा नहीं ये परिवर्तनशील है, फिर कहा नहीं ये गणितीय आधार पर चलती है। और सोफिस्टों ने मतलब जिसमें कि प्रोटागोरस जैसे जैसे महान विचारक है, इनका यही रूल था कि ये भौतिकवादी थे और मनुष्य ही सभी चीज़ों का मापदंड है। ये मनुष्य इनकी मानव केंद्रित संदर्भ के आधार पर बात करते थे, सापेक्ष सत्य की बात करते थे। लेकिन उसी के बाद धीरे धीरे जब सोक्रेटिस का युग आता है, सोक्रेटिस कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य की खोज करो। हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, बल है, इसका कुछ उपयोग करो। संसार में सिर्फ भौतिक वस्तुओं को ढूंढने मात्र से कुछ नहीं होगा, या भौतिक वस्तुएं ये नश्वर हैं। हमें एक निरपेक्ष सत्य चाहिए, उसकी हमें खोज करनी होगी। एक एब्सोल्यूट ट्रुथ चाहिए। सोक्रेटिस ने कहा कि सत्य सापेक्ष नहीं है बल्कि निरपेक्ष है, सत्य बदलता नहीं है और हमें एक ऐसे सत्य की खोज करनी चाहिए जो निरपेक्ष हो। तो इसलिए उन्होंने बात कही, सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज़ नॉलेज। अच्छा आनंद भौतिक वस्तु में नहीं है बल्कि अपनी आत्मा और उस सत्य को जानने में है। तो इसी तरह उनके शिष्य आगे आए। 300 ईसा पूर्व के आसपास, 387 87 या 84, 384 के ईसा पूर्व के आसपास आपकी प्लेटो आए। तो प्लेटो ने भी सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाया और संवादात्मक शैली का उपयोग करके अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को बताने की कोशिश की। प्लेटो ने सोक्रेटिस के निरपेक्ष सत्य को चरम पर पहुंचा दिया और वे एक अच्छी बात यह है या जानने योग्य बात है कि प्लेटो आदर्शवादी थे। उन्होंने दार्शनिक राजा की कल्पना की, अपने आदर्शों के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे जिसका राजा एक पढ़ा लिखा हो। और कितने वर्षों तक पढ़ता रहे? उम्र भर पढ़ता रहे या 55 वर्ष तक तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए एक शिक्षा पद्धति की भी उन्होंने सिफारिश की या शिक्षा पद्धति का भी निर्माण किया। उसके बाद समाज में कार्य विभाजन भी किया, न्याय का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करेगा, कोई भी अपनी बुद्धि और विवेक और अपनी आत्मा और वर्ग को पहचान कर कार्य को करेगा, कोई भी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था की भी बात की और समाज में अराजकता ना फैले। अराजकता किसकी वजह से फैलती है? संपत्ति हो गया, शक्ति हो गया और कंचन और नारी हो गया। तो इनका भी उन्होंने साम्यवाद व्यवस्था कर दिया, साम्यवाद ला दिया। तो इसी के साथ राजनीति विज्ञान के जो राजनीति दर्शन के जो पिता थे प्लेटो, उसके बाद उन्हीं के शिष्य अरस्तु आते हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान के पिता हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित अध्ययन करके राजनीति विषय को एक विज्ञान बनाया और विज्ञानों का विज्ञान बनाया। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में उन्होंने आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद को जोड़ा। अपनी रचनाओं में वो आदर्श विचार के माध्यम से दुनिया को नहीं देखते थे, वो यथार्थ स्थिति या यथार्थ बातों को लेकर के चर्चा करते थे और तथ्यों पर बात करते थे। हवाई प्लेटो की तरह बात नहीं करते थे, वो तथ्यों को लेकर के तथ्य संग्रहण करने के बाद ही वो सिद्धांत का निर्माण करते थे।
फैक्ट आधारित उनकी राजनीति थी, इसलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की सर्वोच्च भलाई है और खुशी प्रदान करना है। इसके साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मध्य युग की ओर बढ़ते, जहाँ अंधकार था, दो तलवारों का सिद्धांत था, चर्च का प्रभुत्व था, जहाँ पर आध्यात्मिकता प्रचंड स्थिति में थी या उच्च स्थिति में थी। तो ऐसे काल में जब रेनेसा आता है तो रेनेसा के समय एक विचारक आते हैं मैकियावेली अब दर्शन और नैतिकता के पीछे छूटने लगी और सत्ता की राजनीति शुरू होने लगी मैकियावेली के दौरान। और उन्होंने अपनी द प्रिंस में प्रिंस को बताया कि जनता को खुश रखना है, समाज को चलाना है या अपने राज्य को स्थिर रखना है तो आपको आधा पशु और आधा मानव बनना पड़ेगा। आपके अंदर शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए और हमेशा जनता के मध्य भय और प्रेम को संतुलन बना के रखिए। सबसे ज़्यादा भय और फिर उसे प्रेम भी दीजिए ताकि आपकी यथास्थिति बनी रहे। आपकी शक्ति के माध्यम से लोग आपको जाने पहचाने और आपकी सत्ता को स्वीकार करें। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभु सत्ता की बात यहाँ पर उठा दी। राज्य का जो वर्तमान समय में जो महत्वपूर्ण अंग है या तत्व है, यहाँ से उन्होंने शुरुआत कर दी। हालांकि बात तो नहीं कही, लेकिन शुरुआत उन्होंने यहाँ से कर दी। धीरे धीरे जो प्लेटो और सोक्रेटिस जो नैतिकता की जो राजनीति की बात करते थे, नैतिकता की जो बात करते थे राजनीति में, मैकियावेली ने इसको नैतिकता को अलग रखा कि नैतिकता से काम नहीं चलने वाला। राजनीति यदि हम नैतिक दृष्टि से करने लगे, गुण देख के, सद्गुण देख के करने लगे तो कोई भी हमें लूट के जा सकता है, कोई भी हमारा सर्वनाश कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग कर दिया और राजनीति को शक्ति राजनीति में परिवर्तित कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट की बात वो करते हैं। और यहाँ पर फिर से जो वो सत्य था, जैसे पहले सापेक्ष सत्य की बात करते थे सोफिस्ट, और जैसे अरस्तु और प्लेटो का युग आता है तो उन्होंने निरपेक्ष सत्य की ओर जाने की बात कही। लेकिन यहाँ पर फिर से मैकियावेली ने कहा कि साध्य ही साधन का औचित्य सिद्ध करता है, यानी राजा का काम राज्य को बचाना है, चाहे इसके लिए उसे क्रूर ही क्यों ना होना पड़े। यानी कि हमेशा हम निरपेक्ष नहीं रह सकते, भौतिकवादी चीज़ों की ओर हमें लौटना पड़ेगा। निरपेक्षता को छोड़ करके, एक ट्रुथ को पकड़ करके हम नहीं रह सकते हैं। हमें सापेक्ष सत्य की ओर जाना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार हमें खुद को बदलना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह से एक शासक को ये निर्देश दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स आते हैं। उन्होंने भी अपने लेवियाथन में 1651 में भौतिकवाद की चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के पिता प्लेटो अरस्तु नहीं है, मैं हूँ। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो अध्ययन पद्धति है, जो मेरा अध्ययन है राजनीति विज्ञान, वो पूर्णतः साइंटिफिक है, भौतिक है, मेटाफिजिक्स के या मेटरलिस्टिक है। क्योंकि विज्ञान वही चीज़ है जिसमें मैटर होते हैं। मेटरलिस्टिक चीज़ों में ही विज्ञान है। मूल्य में विज्ञान कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि इंसान का मूल स्वभाव स्वार्थी और डरपोक है। कोई निरपेक्ष नैतिकता नहीं है। कोई भी एक ऐसा सत्य नहीं जो अजर अमर हो। सब कुछ खुद को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात की, खुद को बचाने की बात की कि व्यक्ति इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो इसीलिए उन्होंने लेवियाथन को अपनी पूरी सत्ता संभाल दी। तो इसके बाद धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते तो उत्तराधुनिकतावाद की हम जब बात करते हैं वर्तमान समय में या 80 के बाद, तो माइकल फूको, लियोटार्ड जैसे उत्तराधुनिकतावादी विचारक ने भी सोक्रेटिस और प्लेटो के एक निरपेक्ष सत्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसे वो मेटा नैरेटिव्स कहते हैं। इन्होंने कहा कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील है, सत्य बदलता रहता है। आज सत्य कुछ और है, कल कुछ और होगा। एक निरपेक्ष सत्य पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया। एक निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता है। इनका मानना है कि कोई महान सत्य, ग्रेट नैरेटिव की जो आप बात करते हैं, ये नहीं होता है। फूको का प्रसिद्ध सिद्धांत है ज्ञान ही सत्य है, यानी जो ताकतवर होता है वही समाज में तय करता है कि सत्य क्या है।
तो हम देखते हैं कि राजनीति हमेशा इसी तरह इधर उधर घूमती रही, एक पेंडुलम की तरह लुढ़कती रही। सोफिस्टों से लेकर के मैकियावेली और हॉब्स के भौतिकवादी की तरफ जाती रही, तो कभी सुकरात और प्लेटो अरस्तु के अध्यात्मवाद और नैतिकता की ओर जाती रही, आइडियलिज्म की ओर जाती रही, और कभी यथार्थवादी। ये विचारकों के स्थिति या स्थान या परिप्रेक्ष्य या उसमें के उनके स्वभाव, जैसे प्लेटो आदर्शवादी थे क्योंकि उन्होंने एक आदर्श समाज की रचना करने की कोशिश की, और फिर अरस्तु यथार्थवादी हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई प्लेटो के जो गुरु हैं सोक्रेटिस, उनको तो जहर का प्याला दे दिया गया था लोकतंत्र में। तो यथार्थवादी और उन्होंने एक और बात देखी कि भाई जो प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है या राज्य है या आदर्श राज्य है वो टिक नहीं पाया, तो उन्होंने यथार्थवादी होने की कोशिश की। और मैकियावेली की बात लगी, मैकियावेली ने इटली का भी खंडन देखा, इटली को टूटते हुए देखा, तो उनके अंदर कोई सिद्धांत बनाने की कोशिश नहीं थी, वो सिद्धांत नहीं बनाना चाहते थे। वो व्यवहारिक राजनीति के बारे में बताए या व्यवहारिक निर्देश दिए, जैसा कार्य भारत में अर्थशास्त्र ने किया था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने किया था। ये हमने या अर्थशास्त्र ने कोई सिद्धांत नहीं दिए कि हमें क्या करना चाहिए, राजनीति कैसी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, निरपेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर अर्थशास्त्र कहता है कि आप ऐसा करो, राजा को ऐसा होना चाहिए, करना होगा, तब वो टिक सकता है, तब अपनी क्षमता वो बनाए रख सकता है। आज राजनीति विज्ञान की हम जब बात करते हैं, विषयों के विचारकों का जो मिला जुला रूप है, इस विषय को हम जानने की हम कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, और राजनीति विज्ञान इसी तरह से चलता रहता है। आज 2500 पहले जो बातें कह चुके हैं विचारक, आज भी वो रेलिवेंट है। जो मैकियावेली कहता था कि एक शासक को एक लोमड़ी और शेर के गुण होने चाहिए, आज भी वो बातें लागू है। मैकियावेली कहता है कि शासक को बहुत झूठ बोलना चाहिए, बड़े वाले झूठ बोलना चाहिए, छोटे मोटे झूठ नहीं, बड़े वाले झूठ बोलना चाहिए। छोटे मोटे झूठ का तो पर्दाफाश हो जाएगा, बड़े झूठ बोलो के बहुत कुछ हो सकता है, सामने वाले इम्प्रेस हो सकते हैं। तो हमें हमेशा एक मुखौटेदार बने रहना चाहिए, मैकियावेली कहते हैं। और उत्तराधुनिकतावादी कहते हैं कि सत्य हमेशा सापेक्ष है, ये बदलता रहता है, आज सत्य कुछ और है और कल कुछ और हो सकता है। इनके प्लेटो और एरिस्टोटल के समय राजतंत्र अच्छा था और वर्तमान समय में डेमोक्रेसी अच्छी लग रही है या अच्छी है, लोकतंत्र अच्छा है, प्रजातंत्र अच्छा है, जिसे एक समय में भीड़ तंत्र कहते थे या निकृष्ट रूप माना गया था शासन का। तो इसी तरह राजनीति इधर उधर घूमती रहती है, या इस तरह से धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का विकास हुआ, या राजनीति को जानने की कोशिश की। अलग अलग विचारकों ने राजनीति को इस तरह से अपने चश्मे से देखने की कोशिश की। किसी ने शक्ति की राजनीति बताया, किसी ने आदर्शों और नियमों पर चलने के लिए बात की। तो इसी तरह हम इस छोटे से टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें। अच्छा नहीं लगा फिर भी आप कह सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ में। थैंक यू।